बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की मदद पर यूरोपीय देश क्रोएशिया ने सवाल उठाए हैं। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक का दावा है कीव को हथियार देने से न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। नाटो का यूक्रेन को हथियार देना अनैतिक है। यूक्रेन क्रीमिया को कभी वापस नहीं ले पाएगा। देखिए मिलानोविक का ये बड़ा दावा है। तो देखिए नाटो कंट्रीज जिस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं उसे लेकर इससे पहले भी सवाल उठे हैं। ये कोई पहला मौका है नहीं, लेकिन ये सिलसिला लगातार जारी है। बल्कि 2023 के लिए भी ये कहा गया है कि और ज्यादा विध्वंसक हथियारों से लैस किया जाएगा नाटो की तरफ से यूक्रेन को। लेकिन अब नाटो कंट्रीज भी एक तरह की लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करते हुए खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो होने क्या वाला है? क्या नाटो कराएगा विश्व युद्ध? इसके आसार क्यों बनते हुए नजर आ रहे हैं? ये बयान जो है इसके हर मायने की तफ्तीश पड़ताल इसीलिए जरूरी है। जोरान क्या कह रहे हैं? क्रोएशिया के राष्ट्रपति का दावा नाटो जंग को और भड़का रहा है। यूक्रेन की मदद से एटमी वॉर का खतरा दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा है। कीव क्रीमिया को वापस नहीं ले पाएगा, यह कहा गया है। लेपर्ड टैंक रूस चीन को एकजुट करेंगे। मॉस्को की चेतावनी नजरअंदाज नहीं की जानी चाहिए। ये जो चेतावनी है वो एक तरह से जारी की गई है क्रोएशिया की तरफ से कि नाटो अपनी हदें ना लांघे, वरना विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया वर्ल्ड वॉर में चली जाएगी। क्रीमिया को जानिए, क्रीमिया को लेकर बड़े अहम बयान दिए गए। 2014 में रूस ने कब्जा किया क्रीमिया पर, जनमत संग्रह कराया गया और 97% लोग रूस के साथ नजर आए। जनमत संग्रह को अमेरिका ने अवैध करार दिया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में अब इसी क्रीमिया को मिलाने की कसम खा ली है। ऐसे में होगा क्या? क्या वाकई इतनी हैसियत है आज की तारीख में यूक्रेन की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की कि वो क्रीमिया पर कब्जा कर लें? क्योंकि क्रीमिया को पुतिन की नाक का सवाल माना जाता है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। कर्नल एम.के. सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नेवी कैप्टन श्याम कुमार साहब हमारे साथ बतौर रक्षा विश्लेषक मौजूद हैं और ब्रिगेडियर शरदेंदु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अंशु जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नाटो की तरफ से लगातार मदद तो की ही जा रही, इससे पहले न जाने कितने मुल्कों की तरफ से इस तरह की चेतावनी भी सामने आई कि नाटो को एक हद के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कहीं तो आप लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करेंगे, नहीं तो वाकई वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी दुनिया विश्व युद्ध देखेगी। और हमको ये भी जान लेना चाहिए कि यदि नाटो की तरफ से यूक्रेन को मदद मुहैया नहीं कराई जाती तो क्या आज तक यूक्रेन इस युद्ध में रशिया के खिलाफ टिक पाता? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात हम और जान लें कि चाहे क्रीमिया हो या जॉर्जिया के भी कुछ क्षेत्रों में रशिया ने कब्जा किया हुआ है, चाहे यूक्रेन हो, ये सभी शीत युद्ध के अंत के पहले तक यूएसएसआर का ही एक हिस्सा होते थे। और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, जब हम उनकी एथनिक रूट्स को देखते हैं तो वो रशिया की रूट्स हैं। तो इसीलिए जो क्रीमिया को अब फिर से अपने कब्जे में लेने का ख्वाब यूक्रेन देख रहा है, मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन उसे पूरा भी कर सकता है। कैप्टन श्याम, एक बात बताइए, क्रोएशिया का भी ये मानना है कि नाटो जो हथियार दे रहा है वो अनैतिक है, नहीं देना चाहिए, युद्ध को और बढ़ाने का काम किया जा रहा है। क्रोएशिया के इस स्टैंड को लेकर के हम क्या माने? रूस के साथ पूरी तरीके से क्रोएशिया खड़ा है, क्या स्टैंड है उसका? क्रोएशिया के राष्ट्रपति का बयान आप कल का देखें तो उन्होंने कहा है कि it will be mad to think of winning against Russia in a conventional war। तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप इतनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हो, लेपर्ड टैंक ले रहे हो, अब्राहम टैंक ले रहे हो, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। क्रीमिया तो बहुत दूर की बात है। देखिए ये उतावलापन जब ज़ेलेंस्की ने दिखाया कि मुझे क्रीमिया लेना है, तब से रशियन प्रेसिडेंट ज़्यादा जोर से अटैक करें। ये बाखमुत की जो लड़ाई हो रही है ये इसलिए हो रही है कि वहां से अगर वो फ्लैंक कटता है तो सी ऑफ अजॉब तक उनकी पकड़ होती है और नॉर्थ से पूरा रशिया कट जाता है। तो इसलिए ये बाखमुत में इतनी भीषण लड़ाई हो रही है। ज़ेलेंस्की को अब भी समय है, समझने की जरूरत है, उतावलापन छोड़कर अपने देश की सोचे, देश के लोगों की सोचे और पीस टॉक की पहल करे। देखिए एक और अहम खबर है, वॉर जोन से विध्वंसक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। 152 mm की सेल्फ प्रोपेल्ड गन से गोले दागे गए हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है।
तो देखिए इस तरीके के हालात बने हुए हैं, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये हमला किया गया है रूस की ओर से। एम.के. सिंह सर, आपके पास आना चाहूंगी। हमले लगातार दोनों ही ओर से हो रहे हैं, लेकिन कई देश हैं जो कि सामने आकर के ये बता भी रहे हैं कि नेटो जो मदद कर रहा है वो पूरी तरीके से अनैतिक है। उसी में क्रोएशिया के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि नेटो को समझ में नहीं आ रहा है। नेटो ने एक तरीके की इनडायरेक्ट जंग छेड़ दी है रूस के खिलाफ, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नेटो को की एकजुटता इस लड़ाई युद्ध शुरू होने के बाद ही आई है। इसमें आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, बोरिस जॉनसन ने का जो विस्फोटक इंटरव्यू अभी आया है उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इसके लिए नहीं युद्ध किया, उसको ये शक था कि ये कभी नेटो इकट्ठा होगा ही नहीं, और इस कारण से उसकी हिम्मत हुई कि वो युद्ध कर पाया, लेकिन उसको उन्होंने उल्टा साबित किया। लेकिन साथ ही मैं बताना चाहता हूँ क्या हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि हम हवाई जहाज भी देंगे, पहले यूएस ने बोला, लेकिन अब बोला है F-16 हम नहीं देंगे। अभी फ्रांस बोल रहा है कि हम फाइटर जेट देंगे, लेकिन 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त कि वो उसको रशियन सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त कि इससे एस्केलेशन नहीं होना चाहिए टेंशन। वो कैसी बात है। तीसरी बात उन्होंने कही कि इससे हमारे फ्रेंच वॉर फाइटिंग में फर्क नहीं आना चाहिए। आप सोचिए अभी कुल मिलाकर फाइटर जेट्स को लेकर अभी जो रुख नजर आ रहा है वो ये क्लियर कर रहा है कि अमेरिका डायरेक्टली नो बोल रहा है और फ्रांस इनडायरेक्टली नो बोल रहा है। एग्जैक्टली आप देखिए ना, अभी ये ब्रिटिश जो टैंक भेज रहे हैं 14 टैंक, उसमें इतनी खबरें आने लगी कि 14 टैंक अगर चले जाएंगे तो हमारी कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी, एक बड़ा होल हो जाएगा हमारी कैपेबिलिटी। ठीक है सर, इस बीच देखिए एक और अहम खबर आ रही है बाखमुत से। बाखमुत हम देख रहे हैं लगातार सेंटर पॉइंट बना हुआ है। बाखमुत में यूक्रेन का रूसी सेना को जबरदस्त जवाब। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर यहां गोले बरसाए हैं। यूक्रेनी अटैक से रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें देखिए। तो ब्रिगेडियर शरतेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। शरतेंदु जी, क्या लगता है बाखमुत जो है ये नाक की लड़ाई बन गई है, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहां जमीनी जंग लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, आमने सामने की जंग चल रही है, क्या वजह? ये बाखमुत जो है एक पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस बना हुआ है रशिया के लिए। रशिया इस पे पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पा रहा है और ये बड़ा ही लोकलाइज बैटल होता जा रहा है। कभी यूक्रेन की सेना भारी पड़ती, कभी रशिया की, और ये कई दिनों से आपने देखा होगा, कभी यूक्रेन डैमेज करता है, कभी रशिया उसके ऊपर हमला करता है। ये एक पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर ये बाखमुत जिस दिन रशिया कैप्चर कर लेता है तो एक उसका पूरा ईस्टर्न यूक्रेन पे कब्जा बन जाता है। ये ऊपर से लेके खार्किव से लेके खॉर्सॉव तक का एक कंटिन्यूअस लाइन बनती है। बाखमुत का एरिया काफी मिनरल से भरा हुआ है और एक पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको किसी भी तरीके से यूक्रेन रशिया के हवाले नहीं होने देगा। इसके थ्रू वो दोनों फ्लैंक्स में हमला बोलता है, चाहे वो खार्किव के इलाका नॉर्थ में हो या साउथ में खरसों की तरफ आना हो। तो ये एक बहुत ही टैक्टिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, लिहाजा इस तरीके का बैटल चलता रहेगा। रशिया भी पूरा जोर लगा रहा है कि बाखमुत को किसी भी ठीक है सर, यानी बाखमुत पर सबसे ज्यादा विध्वंसक जंग देखने को मिल रही है। शरदेंदु सर जो बता रहे हैं कि बहुत ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका है, इसलिए भी एक और अहम खबर है, रूस की अमेरिका पर एटमी अटैक की धमकी। पूर्व सैन्य कमांडर और ड्यूमा सदस्य एंड्री गुरुलेव की धमकी। यूएस को होश में लाने के लिए परमाणु हमला जरूरी है। गुरुलेव ने कहा है शांति के लिए एटमी वेपन से अटैक बेहद जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बयान कि अमेरिका को होश में लाना पड़ेगा, और होश में कैसे लाएंगे? एटमी अटैक से। अमेरिका को एटमी अटैक की धमकी मिली। अब इससे जुड़ी जानकारी आपको बता दें, रूस के पूर्व सैन्य कमांडर हैं, उन्होंने ये बड़ी धमकी दी है। नाम है उनका गुरुलेव। यूएस को होश में लाने के लिए एटमी अटैक जरूरी है। आगे वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका की खोपड़ी पर हो परमाणु हमला कितना ज्यादा गंभीर है, ये उनका बयान, ये समझने की जरूरत है। अमेरिका की खोपड़ी पर परमाणु हमला करना चाहिए। शांति के लिए परमाणु हमला ही रास्ता है। मूर्खों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। एंड्री गुरुलेव के बारे में और आगे जानकारी आपको देते हैं, समीर आपको बताएंगे। बिल्कुल, एंड्री गुरुलेव का यह बयान ऐसे वक्त में बहुत अहम जब रूस और अमेरिका के बीच तल्खी चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। आखिर एंड्री गुरुलेव हैं कौन? पूर्व सैन्य कमांडर और स्टेट ड्यूमा के सदस्य हैं। 2019 में ये सेना से रिटायर हुए। इसके अलावा ज़बायकाल्स्की क्राय के गवर्नर रहे। पहले भी न्यूक्लियर अटैक की ये धमकी दे चुके हैं और एक बार फिर इसी तरह का बयान इनकी तरफ से जारी किया गया है। इस तरह के बयानात के पीछे किस तरह की खास मंशा प्रोफेसर अंशु जोशी आपको नजर आती है? समीर, देखिए, ये एक तरह से हम प्रोपोगेंडा का ही एक हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन
पिछले कुछ दिनों से जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, जिस तरह से रशिया अपनी जो टैक्टिक्स अभी अपना रहा है, मौसम की वजह से भी अभी एक तो एरियल फाइट्स पे ज़्यादा उसका फोकस था, और दूसरा रशिया अभी तक पूरे यूक्रेन में पीस मील अप्रोच अपनाता आया है। मतलब एक एक जगह को उसने टारगेट किया और वहां पर अटैक्स किए। अब आप देखिएगा धीरे धीरे ऐसा मुझे लगता है कि रशिया विल गो फॉर अजाइल स्ट्रेटजी। एक साथ वो 4 या 5 जो अपने टारगेट्स चुनेगा और वहां एक साथ हमला करेगा। तो ये मुझे लगता है कि जैसे जैसे मौसम साफ होता जाएगा वैसे वैसे मुझे लगता है कि पुतिन मे गो फॉर दिस स्ट्रेटजी। लेकिन हाँ, परमाणु हमले की यदि हम बात करें तो वो अभी तक मुझे दूर दूर तक कहीं मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश इसके लिए जाएगा। जिस नए स्ट्रेटजी की आप बात कर रही हैं, शायद इसी स्ट्रेटजी के साथ 24 फरवरी की एक नई तारीख रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को दी है। इस पर चर्चा करेंगे। एक और अहम खबर है, पूर्वी यूक्रेन में रूस को बड़ा झटका मिला है। यूक्रेनी फौज ने रूसी टैंक को जब्त कर लिया है। रूस का T-72 टैंक जब्त किया गया है और ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने है। रूस का है T-72 टैंक जिसे जब्त कर लिया गया है। कैप्टन शाम, बड़ी हैरानी की बात है कि जंग को 1 साल होने को है। यूक्रेन के बारे में कहा जा रहा था कि यूक्रेन की सेना तो रूस के सैनिकों के आगे कहीं नहीं ठहरती है और रूस की सेना का साथ तो वैगनर ग्रुप दे रहे हैं, चेचन कमांडर दे रहे हैं, ऐसे कई मशीनरीज दे रहे हैं। उसके बाद भी यूक्रेन के पास इतनी फौज कहां से आ रही है कि हर इलाके में रूसी सेना को बड़ी चुनौती दे रहे हैं, टैंक भी जब्त कर ले रहे हैं। कॉन्स्क्रिप्शन, जो मैं पहले से कहता रहा हूं, दोनों देशों में कॉन्स्क्रिप्शन लागू है, एसेंशियल मिलिट्री सर्विस, और ये हमारे लेसन भी मानता हूं मैं। हर देश को जानना चाहिए कि उनका युवा अगर सैन्य शक्ति से समृद्ध हो और इसकी बुद्धि और कौशल को जानता हो तो किसी जरूरत पड़ने पे ये 6 लाख की सेना 15 लाख की सेना में परिवर्तित हो सकती है। देखिए इनको कीव से क्यों वापस जाना पड़ा। टैंक को जब्त करना क्या इतना आसान है? टैंक, देखिए ये टैक्टिकल बातें हैं। किसी एक टैंक को जब्त कर लेना वॉर में पॉसिबल है, क्योंकि जब लड़ाई हो रही है टैक्टिकल ग्रुपिंग में तो कहीं ना कहीं किसी को एडवांटेज मिल सकती है। ये एक छिटपुट घटनाएं हैं। ऐसी बातों को हम मीडिया में लेके अगर हम देखते हैं तो हम उसको मानते हैं लोकेटेड पॉकेटेड बातें हैं। लेकिन जहां तक मनोबल की बात है, आप जेलेंस्की को देखिए ना, चौथे दिन युद्ध के उन्होंने फरवरी 22 के बाद उन्होंने चौथे दिन 25,000 असॉल्ट राइफल खुद यूनिफॉर्म में कैसे दिए थे, और बच्चों और बूढ़ों को बॉर्डर पे बोल के कि अपने लेडीज को और बूढ़ों को छोड़ दो और वापस आ जाओ, और 18 साल से 59 साल के सभी लोगों को लड़ना पड़ेगा। कीव से वापसी का सिर्फ एक ही रीजन था, वो उन्होंने फोर्ट्रेस बना के बच्चा लड़ने लगा था। बहुत सारे कोलेटरल डैमेजेस होती, ह्यूमन राइट्स की बातें आती। यही वजह है कि यूक्रेन के लोगों के, यूक्रेन के सोल्जर्स के हौसले बहुत बुलंद नजर आते हैं, और यही वजह है कि जो किसी ने सोचा नहीं था कभी कि ऐसा भी हो जाएगा, वैसा होता हुआ हम देख रहे हैं। यूक्रेन इतने महीने गुजर जाने के बाद भी मजबूती से मैदान जंग में डटा हुआ है। वहीं पूर्वी इलाके में यूक्रेनी सेना ने देखिए बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक तबाह हो गए। यूक्रेन ने आर्टिलरी से T-80 टैंक यहां पर किस तरह तबाह कर दिए, वीडियो देखिए। तो एक के बाद एक टैंक्स को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, और कई जगह पर खबरें सामने आई हैं कि टैंकों को अपनी जद में ले लिया है यूक्रेन के सैनिकों ने। सिंह साहब, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं, और कहीं से अब आपको ये आसार नजर आ रहे हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत शुरू हो पाएगी? क्योंकि नाटो की तरफ से तो और भी विध्वंसकारी बयानात सामने आ रहे हैं। नाटो कह रहा है कि वो दिन भी अब दूर नहीं जब डायरेक्टली नाटो कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं इस जंग में। यानी रूस को भड़काने की कोशिश भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से लगातार जारी है, बल्कि उसमें और इजाफा हुआ है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उसने काफी उकसाया है रशिया को। लेकिन जहां तक ये बात है, युद्ध समाप्त तभी होगा जब बातचीत होगी, ये तो पक्की तय बात है। उसके बगैर ये युद्ध समाप्त होता दिखता नहीं है। और जहां तक न्यूक्लियर वॉर की बात है, मुझे नहीं लगता वो पॉसिबिलिटी अभी है, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्सिबल देश इस तरह से एक्ट नहीं करेगा। न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करना मतलब पूरे विश्व का। फिर ये जंग खत्म कैसे होगी? एंड पॉइंट कहां और कब हमें देखने को मिलेगा? केवल बातचीत से, जो कि पीछे बैक चैनल में चल भी रही होगी और चली भी है। पहले खबरें आई हैं कि दोनों यूएस एंड रशियन डिफेंस। ठीक है सर, रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की एंट्री होने वाली है। यूक्रेन के खिलाफ चीन रूस में बड़ी ड्रोन ड्रिल हुई है। यूक्रेन को युद्ध में मात देने के लिए ड्रोन ड्रिल की गई है। चीन रूस यूक्रेन युद्ध से दूर रहने का करता रहा है दावा, लेकिन अब आसार ये नजर आ रहे हैं कि चीन की भी डायरेक्ट एंट्री हो सकती है
इस वॉर में। तो आखिर माजरा क्या है? यूक्रेन युद्ध में क्या चीन की डायरेक्ट एंट्री होने जा रही है? ड्रैगन की ड्रोन डील को लेकर क्या खबरें सामने आई हैं, ये देखिए। यूक्रेन के खिलाफ स्वॉर्म ड्रोन की बड़ी डील की खबर है। रूस के वैगनर ग्रुप की चीनी जासूसों के साथ सीक्रेट डील हुई है। डील में 2500 से ज्यादा DJI Mavic 2 ड्रोन बीजिंग से मॉस्को भेजे गए हैं। जी हाँ, और अब चीन का दावा भी आपको बताते हैं। दरअसल चीन रूस यूक्रेन युद्ध से दूर रहने का दावा करता रहा है और चीन का दावा अब इस संदेह के घेरे में नजर आ रहा है। झुंड में एक साथ तरीके से उड़ने वाले ये ड्रोन बताए जा रहे हैं जो कि विनाशक हैं, और विनाशक स्वार्म ड्रोन्स के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल झुंड में यानी कि ग्रुप में एक साथ तरीके से उड़ने वाले ये ड्रोन हैं, बहुत शक्तिशाली है अपने आप में। एक साथ सैकड़ों ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं। एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों ड्रोन कंट्रोल करना भी पॉसिबल है। हथियारों को दुश्मन के ठिकाने पर गिराना आसान होगा और रिमोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उड़ाना संभव बताया जा रहा है। रडार या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ से ये ड्रोन बाहर है। लेजर गाइडेड हीट बॉम्ब, छोटी मिसाइलें लगाना भी इसमें संभव है। छोटे परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ड्रोन की रेंज मिलिट्री अपने हिसाब से तय कर सकती है। 50 किलोमीटर तक हमला करने की इसकी कैपेसिटी है। 500 मीटर की दूरी से टारगेट उड़ाने में माहिर है ये ड्रोन। विनाशक स्वार्म ड्रोन्स, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। शरदेंदु सर, जरा बताइए इस ड्रोन के बारे में। ये ड्रोन ड्रैगन का बताया जा रहा है, क्या ड्रैगन भी रूस यूक्रेन युद्ध में कूद पड़ेगा अपने इस ड्रोन की मदद के जरिए? देखिए, चीन का तो हमेशा से रशिया को सपोर्ट रहा है। अब सैन्य रूप से भी उसने उसकी मदद करनी शुरू कर दी है और ये बहुत लाजमी है कि ये जो स्वॉर्म ड्रोन हैं ये रशिया को सप्लाई किए जाए। और ये इसका ज़्यादातर यूज़ टैक्टिकल बैटल एरिया में होता है। और जब ये क्लस्टर में उड़ते हैं तो जो तबाही एक ड्रोन मचा सकता है, अगर वो क्लस्टर में होंगे 10, 12, 15 की संख्या में होंगे तो उसकी मारक क्षमता उतनी 10-15 गुनी ज़्यादा हो जाती है। उसका एरिया कवरेज ज़्यादा हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मिड कोर्स करेक्शन दे सकते हैं और उसमें कितना वॉरहेड डालना है उसकी भी आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, उसमें आगे पीछे कर सकते हो। तो ये बहुत ही घातक वेपन है और कंप्लीट एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन डॉक्टर अंशु जोशी, अभी हाल में ही जिस तरह से ईरान पर अटैक हुआ, ईरान अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी से किस तरह से मदद कर रहा है रूस की, ये हम सब जानते हैं। और वो रूस के लिए एक बड़े हथियार भी बने हैं ड्रोन, और उनकी वजह से रूस को बहुत कामयाबी भी मिली है। क्या ईरान पर हमला होता है, उसके बाद चीन आगे बढ़ता है, कहता है हमारे ड्रोन्स जो हैं वो भी कल आपके काम आ सकते हैं, डील हुई है, ये सारी चीजें जोड़कर देखी जानी चाहिए क्या? बिल्कुल देखी जानी चाहिए समीर, और बड़े जटिल बिंदु हैं जिनको आपस में जब आप जोड़ के देखें तो अलग अलग सिनेरियोज दिखाई पड़ते हैं। ईरान की इन्वॉल्वमेंट को हम जब देखते हैं तो पीछे अलग वजह हैं। वहाँ इजराइल आएगा, वहाँ अरब देश आएंगे, वहाँ पर आपको इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट आएगा और वो तमाम चीजें आएंगी और अमेरिका का रोल आएगा इस सब में। अब जब आप चीन की तरफ आते हैं तो जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ रही है ना इस युद्ध में, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं या प्रो कम्युनिस्ट देश हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है या चीन है, वो खुल के धीरे धीरे रूस का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, चीन के केस में एक और चीज समझिए, उसे पता है कल को ताइवान में युद्ध का थिएटर खुल सकता है, तो तब अमेरिका और नाटो देशों के विरुद्ध उसको सीधे सीधे रशिया की जरूरत पड़ेगी। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि आज चीन कितना रशिया के साथ खड़ा है, तब रशिया कल को चीन के साथ खड़ा होगा। रशिया की मदद, रशिया का साथ चीन को चाहिए, तो इस युद्ध के समय में रूस का साथ देना पड़ेगा चीन को, और इसीलिए ड्रोन का जिक्र सामने आ रहा है। देखिए, एक और अहम खबर है, रूसी सेना ने सुखोई 35 का वीडियो जारी किया है। फाइटर पायलट ने रूसी वायुसेना की ताकत दिखाई है। रूसी पायलट ने सुखोई 35 से बमबारी का अभ्यास भी किया है। पहली बार रूस ने किया है बायो लैब से जुड़े सबूतों का खुलासा। कई अमेरिकी लोगों के नाम की लिस्ट भी जारी की गई है। रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन में बायो लैब चला रहा है। यूक्रेन से बाहर भी अमेरिका बायो लैब बनाने की तैयारी में है। तो यूक्रेन में बायो लैब, तबाही के पक्के सबूत जो हासिल हुए हैं उनके बारे में आपको बता दें। पहली बार बायो लैब से जुड़े अमेरिकी सबूतों का दरअसल खुलासा हुआ है। बायोलॉजिकल प्रोग्राम से जुड़े 20,000 डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। लेबिरिंथ ग्लोबल हेल्थ के निदेशक कैरेन साइलर्स का बायो लैब कनेक्शन सामने आया है।
होस्ट पैथोजन सिस्टम के निदेशक कॉलिन जॉनसन का बायो लैब से रिश्ता है। यह कहा जा रहा है 6 और लोग यूक्रेन में यूएस बायो रिसर्च में शामिल थे। यूएस, मिडिल एशिया, ईस्टर्न यूरोप के देशों में रिसर्च करने की तैयारी की जा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के सोर्सेज ये दावे कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है। नाटो ने मित्र राष्ट्रों की रक्षा के लिए तैनात किए हैं लड़ाकू जेट। एयर शील्डिंग मिशन के तहत तैनात किए गए हैं लड़ाकू जेट। मित्र राष्ट्रों को दुश्मन देशों की मिसाइलों से बचाएगा नाटो। और वहीं यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन की नई रणनीति सामने आई है। अमेरिका के दोस्तों को अपने पक्ष में करेंगे पुतिन। पुतिन ने अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की है। व्यापार, आर्थिक, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई है। तो क्या सऊदी अरब को रूस के और करीब लाने की मंशा है इसके पीछे पुतिन की? तेल बाजार की स्थिरता के लिए भी दोनों में ये जो चर्चा हुई है ये अहम मानी जा रही। तो इस खबर के बाद ये समझना जरूरी है कि रूस और अरब की दोस्ती के आखिर मायने क्या क्या हैं। आपको हम समझाएंगे बिग वॉल पर पॉइंट वाइज। देखिए, अगले हफ्ते ओपेक देशों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। रूस के नेतृत्व में ओपेक देशों की ये मीटिंग होगी और इसलिए रूस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सऊदी अरब ओपेक प्लस का सदस्य है। रूसी तेल पर यूरोपीय संघ का प्रतिबंध लगा हुआ है और अरब ने तेल उत्पादन में कटौती का ऐलान इससे पहले किया था। रूस के फायदे के लिए फैसला लेने की आशंका भी बढ़ जाती है, यानी कि अब अरब देशों का जो फैसला होगा वो रूस के पक्ष में हो सकता है और इसलिए रूस और अरब की दोस्ती बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।